स्टेट के अंदर एक हलचल थी। टूरिस्ट को बाहर निकाला जा रहा था जी। फौजियों को जम्मू कश्मीर में लाया गया था बड़ी तादाद में। कारण आपको ये तो नहीं लगता कि आतंकवाद जैसे जिस तरह से बढ़ रहा था और पाकिस्तान की जो मंशा थी कहीं उसको तोड़ने के लिए, उसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को ये बड़ा फैसला के यूनियन टेरिटरी बनाना। जी। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी ये शायद कभी नहीं। केंद्र सरकार यहाँ के जितने भी नेता थे उनसे बातचीत करती तो आप होना नहीं। ऐसा पॉसिबल है? क्यों किया जाता है कि किसी को आप बंद करके चले आओ आप बात करो? डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप बात करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। गुपकार अलायंस 6 तारीख को जम्मू में आए थे। उनके जितने भी नेता थे वो जम्मू में आए थे, जम्मू की जनता से मिलने के लिए आए थे और आज वापस वो कश्मीर में चले गए। आने का जो मकसद था 370 को वापस लाने के लिए जम्मू की जनता को कन्विंस करना। क्या वो ये कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और क्या क्या उनको यहाँ पर दिक्कतें लोगों की दिखी, ये जानना ज़रूरी है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शेख बशीर अहमद, जो प्रोफेशनल सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाब, थैंक यू। अच्छा, जिस मकसद से गुपकार अलायंस जम्मू में आई थी, टीम जम्मू में आई थी, सभी नेता जम्मू में आए थे, क्या वो उस मकसद में कामयाब हुए हैं? बात यह है कि गुपकार अलायंस हुआ, गुपकार डिक्लेरेशन हुआ 4 अगस्त 2019 को। जी। उसके बाद ये सारे लोग डिटेन हो गए। जब ये डिटेंशन से बाहर आए तो उस गुपकार डिक्लेरेशन का नाम बदल दिया गया और उसको कहा गया गुपकार पीपल्स अलायंस। जी। उसके बाद ये पहला टूर था। जब ये बनाया गया था तब क्या मकसद था? चूँकि जब ये बनाया गया था उस वक़्त बनाने वालों को भी नहीं पता था कि भाई क्या होने वाला है। जी। स्टेट के अंदर एक हलचल थी। टूरिस्ट को बाहर निकाला जा रहा था। जी। फौजियों को जम्मू कश्मीर में लाया गया था बड़ी तादाद में। तशवीश थी, हर एक आदमी को तशवीश थी कि भाई क्या हो रहा है। जी। नोबडी वाज नोइंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और शायद उस आपको याद होगा कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले थे फारूक साहब, उमर साहब और हमारा एक एमपी मसूदी साहब मिले थे। जी। और वो भी बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और उसके बाद क्या हुआ। तो इसलिए चूँकि गुपकार अलायंस जब हुआ उस वक़्त ये हुआ कि भाई अगर 370 को टच किया जाता है तो हम उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, ये फाइट करेंगे। वही होता है कि भाई हम फाइट करेंगे। तो फिर जब डिटेंशन हो गया तो 1 साल 3-4 महीनों के बाद ये दोबारा मिल पाए। जी। दोबारा जब मिल पाए तो सारे उसमें जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने उसका नाम दिया गुपकार पीपल अलायंस। ये ज़्यादातर हमने देखा कि जब महबूबा मुफ्ती डिटेंशन से बाहर आई उसके बाद ये गतिविधियां जो थी वो ज़्यादा तेज़ हुई, उन्होंने ज़्यादा तूल पकड़ा। जाहिर है क्योंकि गुपकार अलायंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जी, वो बंद थे। पहले वो फारूक साहब बाहर आए, फिर उमर साहब बाहर आए, और जब तक ये सारे बाहर नहीं आते फिर बात हो नहीं सकती थी जी। तो अगर बात होती तो अधूरी होती। तो जब ये सारे बाहर आए तो बाहर आने के बाद जब ये दोबारा मिले तो उन्होंने उसको अलायंस का नाम दिया। पहले गुपकार डिक्लेरेशन था जी, उसको नाम दिया। और उस वक़्त ये भी था कि भाई हुआ क्या है, 370 हटाया दिया गया, 35 हटा दिया गया, स्टेट को तोड़ दिया गया 2 हिस्सों में, सारे लाज बदल दिए गए। और ये हिस्ट्री में शायद कभी नहीं हुआ है बिल्कुल बिल्कुल कि स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाना। जी। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी ये शायद कभी नहीं हुआ है। जी जी। और इसको मैं कहता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कूप था जम्मू कश्मीर के अंदर। जी। और बड़े अजीब तरीके से था कि सारे ही जो नेशनल पार्टीज़ थीं वो बंद कर दी गई। यहाँ जम्मू के अंदर भी आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर भी 8-10 दिन अनअनाउंस्ड कर्फ्यू था
144। इसका विशेष कारण आपको क्या दिखा, क्यों केंद्र सरकार को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ गया? 370 जैसी धारा कौन? इसका जवाब तो केंद्र सरकार ही देगी, लेकिन आम लोग भी आज सोच रहे हैं कि मकसद क्या था जी, क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण आपको ये तो नहीं लगता कि आतंकवाद जैसे जिस तरह से बढ़ रहा था और पाकिस्तान की जो मंशा थी, कहीं उसको तोड़ने के लिए, उसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को ये बड़ा फैसला? बहरहाल इसका जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी कि भाई उन्होंने क्यों इस तरह किया जी। डेमोक्रेसी के अंदर आज हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके 70-72 साल हो गए हैं, वो अब चूँकि पनप गई है, लोगों के अंदर उसका एतमाद है, भरोसा है, तो वो इस तरह की डेमोक्रेसी में ये होता है कि मशवरे होते हैं जी। कोई भी चीज़ करने के लिए मशावरत होती है जी। जब मशावरत नहीं होती है, इवन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ मशवरे किए जाते हैं जी। मशवरे करने के बाद वो जब कोई चीज़ हो जाती है तो हर एक को लगता है कि हम उसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में जब ये हुआ तो उन्होंने सब लोगों को बंद करके लोगों को भी बंद कर दिया, हर घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया, आर्मी वाला खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि मेंबर पार्लियामेंट जो थे उनको अलाउ नहीं किया कि एयरपोर्ट से वो वापस भेज दिए। अब अंदाज़ा करिए कि किस हद तक, किस तरह की, किस नौयत का ये सिस्टम था। नहीं, अगर आपसे केंद्र सरकार यहाँ के जितने भी नेता थे उनसे बातचीत करती तो आप होने देते? बातचीत में तो एक चीज़ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। नहीं, उस समय महबूबा मुफ्ती के भी कुछ इस तरह के बयान आए जिसके बाद केंद्र सरकार को लगा कि यहाँ माहौल बहुत ख़राब हो सकता है, तो ज़रूरी ये है कि नेताओं को थोड़ी देर के लिए विराम दिया जाए, उनकी राजनीति जो वो कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि डेमोक्रेसी में क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों किया जाता है कि किसी को आप बंद करके उसके बाद कहो कि अच्छा जी आओ आप बात करो? डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप बात करिए, बात करने के बाद हल निकालिए कि क्या हल है। मिलिटेंसी ख़त्म करने का ये फार्मूला नहीं है, और तब से आज तक मिलिटेंसी कम नहीं हुई है, बढ़ी है। जो दावे किए जा रहे हैं, वो जितने दावे 370 को तोड़ने के बाद किए जा रहे हैं वो सब गलत हैं। मिलिटेंसी मतलब बढ़ ही रही है? मिलिटेंसी बढ़ ही रही है और हर सतह पे बढ़ रही है। ज़्यादातर हमने कश्मीर के अंदर देखा कि टारगेट जो किए जा रहे हैं, जिनको आतंकवादी मार रहे हैं, वो ज़्यादातर ऐसा लगता है राष्ट्रभक्त हैं, बीजेपी के नेताओं को मार दिया जाता है। नहीं तो हम भी जब हमको मारा जा रहा था, आज भी ऐसी सिचुएशन है। पीडीपी के भी लोग मारे गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ी तादाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है। अच्छा, आप अगर देखेंगे 1990 से लेके आज तक तो मैं 370 के बाद की बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो चलिए जो भी था, आतंकवाद एक चरम सीमा में था, लेकिन उसके बाद जो टारगेटिंग हुई वो मैं उस पर बहरहाल अब उसका तो मैं नहीं कहता हूँ कि उसके वजूहत क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि ख़त्म तो नहीं ना हुआ, ख़त्म तो नहीं ना हुआ। बॉर्डरों के ऊपर भी सिचुएशन वैसी ही है, इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर को ये तजर्बा का के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है ये। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और एक नया जो नौजवान है जो आज पढ़ता है, उसको ये तासुर देना कि आपको ज़बरदस्ती हम करके ये करा लेंगे, तो शायद अच्छा नहीं है। और 370 जब इनकॉर्पोरेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें प्रोविजन भी रखा गया था कि इसको हटाया कैसे जाएगा अगर किसी भी स्टेज के ऊपर। जिस तरह ये बार बार कहते हैं कि टेम्परेरी, इसके अंदर कोर्ट के जजमेंट आए हैं। 1964 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और भी जजमेंट्स हैं सब। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी ये सब जुडिस है। जितना जो अलायंस बनाया गया है, अब सबने आपने इस विषय पर चर्चा की होगी, क्या ये वापसी हो सकती है? क्या वापसी? दुनिया में एक ही चीज़ नहीं हो सकती है, एक आदमी मर जाएगा वो जिंदा नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो मतलब श्योरिटी है, लेकिन उसकी अगर तो लंबी लड़ाई है। 35 से आर्टिकल और 370 को बहाल किया जाता है तो कई लोगों के अधिकार जो हैं वो आप ये मान के चलें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी झगड़े थे तो फैसले हुए जी। श्रीलंका और इंडिया के साथ झगड़ा था तो फैसला हुआ, वहाँ भी हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कुछ जो प्रोविजंस हैं वो हैं। आप जम्मू कश्मीर को सब क्यों ख़त्म कर रहे हो? बयान कुछ इस तरह के भी थे कि केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी कि उनसे गलती। एक वक्त आएगा कि उनको माफ़ी मांगने पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा हुआ है। जो जम्मू के अंदर कुछ साथी थे जो इसमें खुशियां मना रहे थे, आज वो भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये किया गया, उन्होंने कहा कि लैंड लॉज और नौकरियों के मामले में हम जम्मू कश्मीर को
कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अब जब इन्होंने लैंड लॉज को भी टच किया उसके बाद जी, और नौकरियों को भी ओपन कर दिया, तो जम्मू का जो आज नौजवान है जो बेकार है, उसको अपनी जगह एक डर पैदा हो गया है कि मैं कहीं भी खड़ा नहीं हूँ। जिस मकसद से अलायंस जम्मू आया था, क्या उस मकसद में वो कामयाब हुआ है? मुझे लगता है जम्मू के लोगों की दिक्कतें कुछ जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक है, इस बात का है कि बातचीत एक चीज़ लग रही थी, जो एक चाहे कोई कहे या ना कहे, जम्मू के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था कि गुपकार अलायंस जो है वो जम्मू के खिलाफ है, क्योंकि उसके अंदर कश्मीर से ही कुछ ज़्यादा लोग थे, जम्मू के अंदर उसमें नहीं था। तो फिर जो लीडरशिप थी वो जम्मू आई, जम्मू में कुछ लोगों से मिले और उन्होंने बातचीत की, उसके अंदर लोगों को बताने की कोशिश की कि, और फारूक साहब ने जो अलायंस के हेड हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब भी बात करूंगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करूंगा जी। और आज तक जब भी उन्होंने बात की है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठे रखने की बात की है। नहीं, उन्होंने कहा कि 370 जो है उसको लाने के लिए वो चाइना के साथ मिल जाएंगे। ये बात यह है, बात जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, जिस प्रोस्पेक्टिव में फारूक साहब ने बात की वो अलग से बात है, उसको गलत तरीके से पेश किया गया। जब थोड़ी सी समझा दे ताकि पब्लिक को शोर हो, क्योंकि पब्लिक उन्होंने नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं चूँकि फारूक साहब की उस बात को एलेबोरेट करने के इस पोजीशन में नहीं हूँ कि क्या है, लेकिन उसको जब वो करण थापुर को इंटरव्यू दे रहे थे, जी जी, जब उन्होंने कहा कि कश्मीर की हालत क्या है, तो उन्होंने कहा कि हालत ऐसी हो गई है कि अब कश्मीरी कोई अपने आप को इंडियन नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता है कि चूँकि जिस तरह से ये हुआ है वहाँ एलिनेशन बढ़ गया है और जो नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो भी प्रेशर में आ गई हैं कि उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब और जितने भी लोग हैं वो लोगों ने कहा अच्छा हुआ, ये ज़्यादा नारे देता था, ये भारत माता की जय कहता था, बहुत अच्छा हुआ इनको जेल में रख लिया गया। कश्मीर के लोग भी खुश थे कि फारूक हाँ, इसलिए फारूक साहब ने कहा कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके स्पीच आपका ख़त्म कर रहे हो। तो उसने ये जो कहा कि भाई चूँकि चाइना के अंदर मुसलमानों का कहीं कोई वजूद नहीं है जी, वो वहाँ कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो प्रेफर कर रहे हैं कि अगर इधर से हम उनके उस तरह वो फारूक साहब ने उस कंटेक्स्ट में बात की है जो उसको बाज़ाब्ता तौर पर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो फारूक साहब ने चूँकि कई दफ़ा उसका वजाहत की है, मेरे वजाहत करने की ज़रूरत शायद नहीं है। जी जी जी। पर जम्मू के लोग, मैंने पूछा कि जम्मू के लोग जी ज़्यादातर, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पर जो कश्मीर से लोग हैं जो जहाँ आके बसे हैं वही सहयोग कर रहे हैं, गुपकार अलायंस का भी वही चाहते हैं 370 की बात। जम्मू के लोग भी, हाँ, जम्मू के लोग भी 370 के मामले में, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 370 के मामले में जो लोग खुश थे वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम ठगेंगे। बस दिल से सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि हिमाचल के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता और वहाँ की जो नौकरियाँ हैं वो रिज़र्व हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपने ओपन कर दिया। और पहले तो ये कहा था कि भाई चलो 370 हटाया गया, लेकिन हम डोमिसाइल करके उन चीज़ों को बचा के रखेंगे। तो जब आपने लैंड लॉज बनाए उसमें आपने सारा सिस्टम जो है वो धर्म भरम कर दिया। यहाँ पे ये भी कहा गया कि रोशनी एक्ट के तहत बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो करोड़ों की ज़मीनें जो थी वो कोड़ियों के भाव बेच दी गई, और इसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि उसे वो जो जिन्होंने भी खरीदी उनसे वापस ले लिया। तो मैं रोशनी एक्ट की वकालत तो नहीं करूँगा। एक लॉ पास हुआ कि वो लोग जो कहीं अगर हैं जिनको ही इलीगल जहाँ हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए क्या होता है कि जब शहर बसना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग बैठ जाते हैं, कोई पुंछ से आया, कोई रजौरी से आया, कोई बिलावर से आया, कोई उधमपुर से आया, कहीं बैठ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसी वजह से। तो 20-20, 30-30 साल में वो उनको लिखा गया कि ये जनाब ये हैं कब्ज़ा नाजायज़। तो उसमें एक फार्मूला बनाया कि इनसे पैसे ले लो और उनको रेगुलराइज करो। अगर इस लॉ का मिसयूज़ हुआ है जी और किसी बड़े पैमाने पे किसी अफसर ने किया है, ही शुड बी पनिश्ड। तो आप भी मानते हैं पनिशमेंट? यस, ही शुड बी पनिश्ड। लेकिन लॉ कोई भी लॉ अगर मिसयूज़ होता है, अब चूंकि हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि जनाब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो सीबीआई सामने लाए कि भाई उन्होंने किसने गलत किया है। अगर वो पनिश होता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ चोरी करना जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद चोरी होती है।
यहाँ ये भी है कि आप रिश्वत खाएंगे तो सज़ा पाएंगे, हो रही है, खा रहे हैं, सबको मालूम है, लिहाजा लॉ मौजूद है। लेकिन ये कहना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये समझ से बाहर है कि एक असेंबली ने पास किया लॉ, और गुलाम नबी आज़ाद साहब थे चीफ मिनिस्टर, अगर इसका किसी स्टेज पे मिसयूज़ हुआ है तो उसको पनिश करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके अंदर उनको जो ज़ाब्ता है उसको पनिश करना चाहिए। जो अगर उसमें अफसर को भी पनिश करो, उसने जिसका इसका मिसयूज़ किया उसको भी पनिश करो अगर उसका मिसयूज़ हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नए जो लैंड लॉज आए हैं उस पे ये कहा जा रहा है कि वो सोल्यूशन नहीं है, इसमें ऐसा वो सोल्यूशन नहीं है। जो लैंड लॉज हैं वो सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पहले लैंड टू बी टिलर किया 1947 में, जब शेख साहब की हुकूमत बनी, उन्होंने चूँकि जागीरदाराना निज़ाम था और बहुत पुराना सिस्टम था, उन्होंने गरीबों को ज़मीन तकसीम की और उसको ये जो कर्ज़े थे वो माफ़ कर दिए। तो वो एक हिस्टोरिकल सोशल जस्टिस की तरफ गए। उसी की वजह से जम्मू के अंदर जो ज़मीन के बगैर थे वो ज़मीनों के मालिक बने जी। और आज उसी की वजह से जम्मू कश्मीर में बगैर छत के कोई नहीं है। आज उसी की वजह से कोई भूखा नहीं सो रहा है, उसके पास अपनी छत है। ये इंडिया की तरह नहीं है। बाकी इंडिया में जब हम जाते हैं तो आपको सैकड़ों आदमी पुलों के नीचे और सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने छत देखा ही नहीं अभी तक। उस हिसाब से हम बड़े लकी हैं और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि इन 72-73 वर्षों में जो हमारा सिस्टम था, जो हमारे लैंड लॉज हैं, जो लैंड मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ वो पूरे इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ। वहाँ ये परेशानी है, हमारे यहाँ ये परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज थे जो महाराजा साहब ने बनाए थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया असेंबली के लॉज में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी वजह से एक सिक्योरिटी हो गई जी। वो हिमाचल ने बाद में किया, उन्होंने कहा जो 15 साल से जो रह रहा होगा वही यहाँ ज़मीन खरीद सकता है, ये बाद में किया। लेकिन चूँकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये बदला लिया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, एक स्टेज आएगा, लोग भी समझ रहे हैं, वक्ती तौर पे शायद ये कुछ चीज़ें और हो रही हैं लेकिन नौजवान भी समझ रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है जी। और इतनी बढ़ रही है कि एक स्टेज आएगी ये अनकंट्रोलेबल होगी। नहीं, काफ़ी समय तक आपकी पार्टी सत्ता में रही जी जी, और इसका क्या आपको लगता है जो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर जम्मू में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका कहीं आपको तो नहीं ऐसा लगता कि हमारी वजह से हमने कोई गलती की है, आपकी पार्टी ने कोई गलती की है जिसकी वजह से ये खमियाजा जो है इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है? 47 के बाद जितनी हुकूमतें बनी हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कोशिश की है इसको कंट्रोल करने की, लेकिन उसके बावजूद चूँकि यहाँ की नौकरी रिज़र्व थी सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए, वो उसके बावजूद बेरोज़गारी बढ़ी है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि उसमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, उसमें पीडीपी और बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस और पीडीपी भी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और अलग से 20-25 साल कांग्रेस ने भी हुकूमत की है। मानते हैं कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने गलती की? नहीं, गलती नहीं, उन्होंने मेजर्स लिए। वो मेजर्स शायद आप देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेरोज़गारी को 100% आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब बिहार में जो इलेक्शन हुआ जी, जो उन्होंने इसमें एक तरफ से लिया कि सिर्फ बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। अब ठीक है, वही लोग थे, वही उधर थे, वही इधर थे, लोगों ने मैंडेट दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन मेजर्स ये ले जाना चाहिए थे, शायद गवर्नमेंटों में ये कमी रही है कि आपके जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी तरफ हम कम गए, डिग्रियां हमने दे दी और वो डिग्रियां जो मार्केट में काम नहीं आ रही हैं, तो उसके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। लेकिन साइमल्टेनियसली इस बात की ज़रूरत है कि अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर 100 नौकरी निकलती है और पंजाब से 50 आदमी आ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर का नौजवान कहाँ जाएगा? नहीं, ज़्यादातर देखा जितनी भी नौकरियां निकलती हों, ज़्यादातर जैसे 100 आप कह रहे हैं, वो तो आज तक यही था, अब तो नहीं ना है। जब आप ये रास्ता खोल देंगे फ्लड गेट, नहीं तो सवाल तो सुनिए, 100 नौकरियां अगर निकलती हैं
तो उसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो ज़्यादा नहीं, ये गलत है, ये गलत फिगर है। कश्मीर का कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ना कश्मीर का जम्मू में कोई नौकरी कर रहा है, ना जम्मू का कश्मीर में नौकरी कर रहा है, ना लद्दाख का यहाँ है। ये एक सिस्टम बना था कि कुछ अरसा पहले, 20-25 साल पहले एक सिस्टम बना था कि जो नौकरी, इसमें 3 तरह की नौकरी थी। एक थी डिस्ट्रिक्ट लेवल जी, एक थी डिविजनल लेवल, एक थी स्टेट लेवल जी। अब स्टेट लेवल के जो हैं उसमें हर एक आदमी अप्लाई करता है, डिस्ट्रिक्ट में तो वही डिस्ट्रिक्ट वाले करते हैं। तो ये पहले चूंकि हो सकता है कहीं थोड़ा सा हुआ, लेकिन 20-25-30 साल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि वहाँ अगर लोकल लेवल पे जो पोस्ट निकलती है उसी को फिलअप होना है, उसी जगह पे फिलअप होगा। वो कहीं नहीं है, ना कश्मीरी जम्मू आता है, ना जम्मू से कश्मीर जाता है कोई। चलिए, बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा मार्केट में है। कौन कौन कर रहा है? ये देखो ना, जो लोग करते हैं वो लोगों को तकसीम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो लोग रीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे। अभी तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि उपकार अलायंस के पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी सब करवा रही है। बात यह है कि बीजेपी का हाथ है या नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कश्मीर की, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा है कि नहीं है? बीजेपी ने कश्मीर की लीडरशिप को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा। हाँ, शायद महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब या उमर साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़े, क्या नाम है, हुकूमतें भी बनाई, तो शायद ये मुमकिन नहीं था, लेकिन ऐसा करके वो सारे इस मामले पे इकट्ठे हो गए। नहीं, एक बयान ये भी आया था जैसे इलेक्शन की आपने बात की, तो कहा गया कि हम इलेक्शन तब तक नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे, हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक 370 जो है वो वापस नहीं आ जाता। लेकिन अब जो एक मिनट सुनिए, वो क्या था, ये बहुत, जब पंचायतों के चुनाव हुए थे तो उस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टैंड ले लिया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोजीशन क्लियर ना करे कि वो क्या चाहते हैं, तो हम पंचायतों में चुनाव हिस्सा नहीं लेंगे। उसमें पीडीपी भी शामिल हो गई, और पंचायतों के जो चुनाव हुए वो नॉन पॉलिटिकल नहीं हुए, वो पॉलिटिकल बेस पे हुए। जब वहाँ हुए, आपको फिगर देना चाहूँगा मैं जी कि कितने पंच और सरपंचों ने फॉर्म ही नहीं भरे, कितनी खाली है, फिगर ले लीजिए। वो मैं फिगर इस वक्त नहीं आपको दे पाऊँगा, वो फिगर चेक करिए कि जब वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी बहुत सी जगहों के ऊपर फॉर्म ही नहीं भरे जी। अच्छा, जब फॉर्म ही नहीं भरे तो वो खाली रही। अच्छा, उसके बाद किलिंग्स हुई, किलिंग्स जब हुई तो उसके बाद भी परेशानी हुई। उसके बाद ये जब 370 ख़त्म हो गया, इन्होंने चुनाव कराया हम पॉलिटिकल बेस पे जी। जब पॉलिटिकल बेस पे कराया लोकल बॉडीज़ का चुनाव, तो वो लीडर अंदर थे, मैंडेट कैसे देते। जब आज फैसला हुआ तो लीडरशिप बाहर है, जब लीडरशिप बाहर है तो वो उन्होंने कहा कि हम शामिल हो जाएंगे। वो आज फैसला कर रहे हैं कि किसको मैंडेट देना है। और आज भी मैं बताऊं आपको, आज लास्ट फेज़ है, क्या नाम है, फर्स्ट फेज़ कई जगहों पे जो लास्ट डे है। मैं कल मीटिंग में था चीफ इलेक्शन ऑफिसर की दफ्तर में जी। अभी तक वोटर लिस्टें नहीं हैं, अभी तक ये इलेक्शन वो ना क्या नाम है, ये जो है पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट नहीं है। अभी तक आपका जो फॉर्मेट है फॉर्म भरने का, वो डाउनलोड अनलोड कहाँ करेगा, दक्षिण और वर्मा में डाउनलोड बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने कहा कि चलो प्रोसेस शुरू हुआ है, कहीं कमी रहेगी, लेकिन जब आपने ये शुरू किया, ये क्यों नहीं सोचा कि ऐसा होना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कल वहाँ जब इकट्ठे थे हम, तो उन्होंने सब ने बात की जी। सिक्योरिटी के आप क्या नाम है उनका, वो नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, फैसले ले लेता है। हमने कहा पिछले कल में कि जो मीटिंग आज कर रहे हो, ये अगर उससे पहले कर लेते, बुला लेते तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि ये फैसले मुझे याद है कि मिलिटेंसी के दौरान जब फारूक साहब ने हुकूमत संभाली, पंचायत इलेक्शन कराने थे जी। 100 मीटिंगें कराई फारूक साहब ने, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाया कि बताओ भाई कैसे करना है, और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो डिसीजन हुए वो इम्प्लीमेंट किया हमने। और डेमोक्रेसी में सबको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये चूँकि वन साइडेड नहीं चलेगा, ये जिस तरह ये चीज़ें चल रही हैं, शायद आज हुकूमत उस पावर के ज़ोर से चलाना चाहती है, चलाएं। ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो अब युवा हैं, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू के, वो अवेयर हो रहे हैं, वो समझदार हो रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है, किस दशा में जाना है। बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, वो अपने एजेंडे चला रहे हैं,
तो क्या बात यह है कि 370 ख़त्म होना था या नहीं होना था, जो आज का नौजवान समझ रहा है, और आज का नौजवान जब समझ रहा है तो उसको ये मौका देना चाहिए कि वो फैसला करे। कि किसी को पूछना तो चाहिए था ना। आपने हाई हैंडेडनेस की, कॉन्स्टिट्यूशनल कूप किया, असेंबली कहीं नहीं। ऐसा नहीं लगता इस फैसले से जो हमारे युवा हैं वो थोड़े सशक्त हो रहे हैं, वो समझदार हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में वो लीडर या वो कुर्सियां संभाल इसका टेस्ट कहाँ है? अभी टेस्ट ही नहीं हुआ। टेस्ट होगा आगे चल के। जब आगे टेस्ट होगा उस वक्त पता लगेगा। चलिए, ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन तो नहीं करेंगे। अंत में आप हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जमहूरियत में जो हिज़्ब इख्तलाफ है, जो अपोजिशन है, उसकी बात को सुनना चाहिए। नौजवानों को हक है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपना रखें सामने, और फैसले जो हैं वो मशावरत से होते हैं, मशवरों से होते हैं। जो फैसले मशवरे से नहीं होते हैं वो फैसले गलत होते हैं। नौजवान जो हैं वो बड़े जागरूक हैं, वो आने वाले वक्त में इस बात को समझेंगे और वो इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। यही मेरा पैगाम है आने वाले नौजवानों के लिए। शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो इस कन्वर्सेशन से जो भी आप लोगों को समझ आए वो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और ज़रूरी है कि आप हर पक्ष को सुनें, और हर पक्ष को सुनने के बाद ये तय करें कि क्या सही है क्या गलत। अगर सभी पक्ष आपको गलत लगें तो एक नया पक्ष बनाने की आवश्यकता अगर आपको लगे तो ज़रूर बनाएं, और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो हमें ज़रूर दें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।